तालीकोटा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके अवशेष पर जितने राज्यों का उदय हुआ उनमें से एक राज्य मैसूर भी था। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ऑल एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ये चौथा टॉपिक होगा, जिसमें हम मैसूर विजय के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, अंग्रेजों का बंगाल पर विजय किस प्रकार से प्राप्त की और किस प्रकार से द्वंद्व शासन लागू किया, क्या इसके दोष रहे, क्या इसके फायदे रहे, इन सभी के बारे में हमने जाना। आज हम जानते हैं मैसूर विजय के बारे में। और मैसूर विजय की जब बात करेंगे तो इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान का किस प्रकार से महत्वपूर्ण रोल रहा, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और मैसूर विजय में प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी जितने भी मैसूर युद्ध हुए अंग्रेजों के बीच और मैसूर के बीच, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो तालीकोटा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ, इसके पश्चात इसमें जितने भी राज्य हुए उनमें से एक राज्य था, उसका नाम था मैसूर। इस पर बोडियार वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वोडियार द्वितीय था। इसका शासनकाल 1734 ईस्वी से लेकर 66 तक रहा। और इसके शासनकाल में जो वास्तविक सत्ता थी वो दो भाइयों के लिए थी, देवराज और नंजराज। इनके हाथों में नंजराज ने 1749 में हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन की शुरुआत के लिए अवसर दे दिया। धीरे धीरे 1755 में नंजराज ने हैदर को डिंडोगुल के फौजदार पद पर नियुक्त कर दिया। इसी बीच मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बन गई। जब यह अनिश्चितता की स्थिति अनियंत्रित हो गई तो मराठों के आक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया। तब 1758 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडोगुल से श्रीरंगपट्टनम आकर हस्तक्षेप कर दिया और मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली ने अपने हाथों में ले ली और नंजराज और देवराज जो वास्तविक सत्ताधारी थे, इन्हें संन्यास लेने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि ये अयोग्य शासक घोषित हो चुके थे और हैदर अली ने यहां पर नेतृत्व किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य उल्लेखनीय शक्ति के रूप में उदित हो गया। 1761 ईस्वी तक मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथों में आ चुकी थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है 1768 से लेकर 1769 तक होता है। इसका कारण क्या था? जैसा कि हमने जाना, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों का कहीं ना कहीं इसमें उपनिवेशीकरण के लिए एक लालच भरा हुआ था। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने और भी विस्तार करना चाहा, तो अंग्रेजों ने मैसूर युद्ध भी किसी न किसी कारण से किए और इसके लिए हैदर अली को किसी न किसी प्रकार से उकसाया गया। बंगाल में अपनी सुगम सफलता के पश्चात स्वाभाविक रूप से अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति को लेकर थोड़ा आश्वस्त हो गए थे और आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध अंग्रेजों की एक आक्रामक नीति का परिणाम था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ संधि की और उसे अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मनाया, जिसके बदले में उन्होंने उसकी हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। अंग्रेजों ने एक प्रकार से लालच दिया कि हैदर अली का मैसूर से लेकर उस एरिया में काफ़ी वर्चस्व हो गया था और हैदर अली से निजाम के लिए, हैदराबाद के निजाम के लिए सुरक्षा देने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने अपना विस्तार करना चाहा और कहा कि हम हैदर अली से आपको सुरक्षित रखेंगे, आप हमें उत्तर भारत का
एरिया दे दीजिए विस्तार के लिए। तो हैदर अली जब इस बात को सुनता है, जब इस बात को एक मनन करता है कि अंग्रेजों की ये नीति है, तो उसी समय मराठों के साथ हैदर अली युद्ध में लगा हुआ था। तो अंग्रेजों की इस रणनीति से हैदर अली असमंजस हो जाता है। तो निजाम के साथ और मराठों के साथ हैदर अली एक प्रकार से सामंजस्य कर लेता है और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर देता है। 1766 ईस्वी में हैदर अली मराठों के आक्रमण का सामना तभी कर रहा था जैसा मैंने अभी बताया। उसी समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को भी सामरिक सहायता दी और उसे मैसूर पर आक्रमण करने के लिए सहायता की और उसके लिए उकसाया। हैदर अली को अंग्रेजों के इस रवैये पर बहुत क्रोध आया और उसने अब पहले अंग्रेजों को ही पाठ पढ़ाने का निश्चय ले लिया। हैदर अली ने मराठों से संधि कर ली और निजाम के साथ ही महफूज खां की सहायता से संधि कर ली। अब हैदर अली ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली एवं निजाम को सितंबर 1767 ईस्वी में संगम एवं तिरुवन्नमलई नामक स्थानों पर पराजित कर दिया। अवसरवादी निजाम ने फिर से पाला बदला और फरवरी 1768 ईस्वी में अंग्रेजों से फिर मिल गया। हैदर अली ने इस धोखे का सही जवाब देते हुए एक बार फिर से अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और मंगलोर में बम्बई से आई प्रशिक्षित अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को बुरी तरह हराया और 1769 ईस्वी के आते आते उसने अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल दिया। अस्तित्व का संकट देखते हुए अप्रैल 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली। इस संधि में अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी थी कि अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्च एवं जुर्माना देंगे, परंतु यह युद्ध संधि वास्तव एक विराम संधि था। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से 1784 के बीच। इसमें क्या कारण होता है कि 1771 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर फिर से आक्रमण कर दिया। मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार, जैसा कि 1769 में संधि हुई थी, उस संधि के अनुसार हैदर अली की सहायता अंग्रेजों को करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उधर मराठा एवं निजाम बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। हैदर अली ने भी अंग्रेजों के विश्वासघात को देखते हुए मराठों एवं निजाम के साथ त्रिगुट संधि कर ली और अंग्रेजों ने आगे और भी गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करते हुए हैदर अली के राज्य क्षेत्र में स्थित माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर मार्च 1773 ईस्वी में उस पर फिर से अधिकार कर लिया। यह स्पष्ट रूप से हैदर अली की प्रभुसत्ता को चुनौती थी। इन सभी को देखते हुए जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध यानी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आरंभ हो जाता है। हैदर ने अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक के मैदानों में बुरी तरह परास्त कर दिया और अक्टूबर 1780 ईस्वी में आरकाट पर अधिकार कर लिया। और एक बार जब अंग्रेज फिर से शर्मनाक हार की कगार पर थे तो अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने कूटनीतिक चाल चली और उसने निजाम को गुट्टूर देकर हैदर अली से अलग कर दिया और सिंधिया भोसले को भी अपने में मिला लिया। 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पोटानोवो, पोलिलूर, सोलिगलूर में अकेले पड़े हैदर अली को कई बार परास्त कर दिया, परंतु हैदर अली ने एक बार फिर अपना उत्साह दिखाया और सितंबर 1782 ईस्वी में आयरकूट को हरा दिया। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने उसके बाद युद्ध जारी रखा, परंतु अब ना तो अंग्रेज युद्ध जारी रख पाने की स्थिति में थे और ना ही टीपू अंग्रेजों को करारी मात देने की स्थिति में था। ऐसे में मार्च 1784 ईस्वी में दोनों पक्षों ने मंगलोर की संधि कर ली,
जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने पर सहमति व्यक्त कर दी। इस प्रकार से 1784 ईस्वी के साथ ही सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध यानी द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। अब तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध यानी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चलता है, क्या इसकी साल रहती है? 1790 से लेकर 1792 के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। क्या इसके कारण रहते हैं, क्या इसके निवारण रहते हैं? यह भी अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। 1788 ईस्वी में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। टीपू ने इसे संधि के उल्लंघन के रूप में लिया और 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। टीपू के इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मराठा एवं निजाम से संधि फिर से कर ली। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मीडो था। टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण मीडो को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में दूसरा चरण दिसंबर 1790 में शुरू हो जाता है। इसका नेतृत्व कॉर्नवालिस ने स्वयं किया। मार्च 1791 तक उसने बेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया था। फिर भी वह टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास भी आ गया, पर वर्षा ऋतु के आ जाने से वह अभियान को जारी नहीं रख सका और उसे मंगलोर की ओर वापस जाना पड़ा। 1791 ईस्वी की गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध को शुरुआत की ओर एक दिशा दी। इस तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आ गए थे। टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया, पर अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 ईस्वी में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों एवं निजाम को देना पड़ा। अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। इस प्रकार चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है मार्च 1799 से मई 1799 तक। श्रीरंगपट्टनम संधि की अपमानजनक शर्तें टीपू सुल्तान जैसा स्वाभिमानी शासक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भारतीय राज्यों से उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी। अस्तु अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए। उसने भारत में तो फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया ही था, नेपोलियन से भी उसने संपर्क करने के लिए पत्र व्यवहार किया। टीपू ने अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर उन्हें प्रशिक्षित किया। उधर अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से इस शर्त पर संधि कर ली कि युद्ध से प्राप्त लाभ को तीनों के बीच बराबर बराबर बंटवारा करेगा। इस बार अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे आर्थर वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। 2 घमासान युद्धों से टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसने श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण ले ली। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 ईस्वी को उस पर कब्जा कर लिया और टीपू बहादुरी से दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने किस प्रकार से कूटनीतिक, राजनीतिक, किस प्रकार से छलपूर्वक निजाम को, मराठों को भड़काया और मैसूर पर कहीं न कहीं आधिपत्य करने के लिए हैदर अली टीपू सुल्तान को मजबूर कर दिया।
आज हमने जाना फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। सभी प्रकार की जानकारी को जाना। अगले वीडियो में इससे आगे वाले टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।